अस्सलाम वालेकुम। इन्हें बैटरी बैकअप का इशू आ रहा है, बैटरी बैकअप पूरा नहीं मिल रहा। न्यू बैटरी लगवाई थी तो 1 मंथ सही चलती रही है। अब सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ है तो बैटरी बैकअप बहुत कम हो गया है। हालांकि इनका लोड भी बहुत कम होता है और ये अप्रोक्सीमेटली 150 से लेकर 200 वाट तक का लोड चलाते हैं। और ये एक छोटी सी शॉप है, इसके ऊपर एक पंखा चलता है और कैमरे चलते हैं और साथ ही इनकी कोई 2-3 लाइट्स चलती हैं और कोई खास लोड नहीं होता, लेकिन फिर भी बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 mm की ये वायर लगाई हुई है और इसकी जो पीवीसी है काफ़ी मोटी है, जबकि अंदर जो कॉपर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर जो दूसरी वायर है नेगेटिव साइड वाली, ये इन्होंने थोड़ी सी मोटी गेज की लगाई हुई है, जबकि ये रेड वाली जो है ये काफ़ी पतली है। और ये लगता है कि इनके पास पीसेस पड़े हुए थे, कोई टोटे वगैरह जोड़ के इन्होंने ये इंस्टॉलेशन करवा ली है। और आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की जो वायर है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 12 mm की है, अंदर से 12 mm की है, लेकिन बाहर से वो इतनी मोटी है जैसे 16 mm की केबल होती है। और यहाँ पर इन्होंने सिंपल सी इंस्टॉलेशन करवाई हुई है और यहाँ पर एक पावर प्लग लगा हुआ है, यहाँ से वापडा को ऑन ऑफ करवाते हैं ये अपनी मर्जी से। और यहाँ पर इन्होंने पतली पतली वायर्स लगाई हुई हैं एसी इनपुट में और आउटपुट में। क्योंकि ये शॉप है छोटी सी और यहाँ पर लोड होता नहीं है, कोई हैवी लोड नहीं चलता, छोटा सा लोड चलाते हैं। और इन्वर्टर भी जो इनका है वो भी सिंगल बैटरी वाला है और 1500 वाट का इन्वर्टर है। ये फ्रोनस की नई सीरीज है, रीबॉर्न सीरीज, जो कि PV2200 और जो कि PV2200 के नाम से मशहूर है। और ये इन्वर्टर है और यहाँ पर कम्युनिकेशन पोर्ट भी दी गई है। लोग समझते हैं कि इसके साथ लिथियम बैटरी लग जाती है, हालांकि ये लिथियम बैटरी को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, अगर आपने लिथियम बैटरी लगानी है तो अपनी मर्जी के पैरामीटर आप इसमें लगाकर बैटरी को चार्ज भी करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और बैटरी चल सकती है। अगर 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी आप इसके साथ कोई भी ड्राई बैटरी लगाते हैं वो भी चल सकती है। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख लें कि इसमें इस टाइम पे दिन का टाइम है और सुबह के अप्रॉक्सीमेटली कोई 9 बजे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 97.8 वोल्ट पीवी इनपुट है। जैसा कि मैंने बताया 2 सोलर पैनल सीरीज में लगे हुए हैं 575 वाट के और 230 वोल्ट की आउटपुट है। और जो इनका ग्रिड है वो इन्होंने ऑफ किया हुआ है मैनुअली। ये मैनुअली ग्रिड को ऑन ऑफ करते हैं, सुबह को ये ग्रिड को बंद कर देते हैं, शाम को ऑन करवाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इनपुट जो है बैटरी 5 एम्पेयर पीवी, यानी कि बैटरी इस टाइम इनकी 5 एम्पेयर से चार्ज हो रही है पीवी से। और 283 वाट का जो इनपुट पीवी आ रहा है जो इनकी सोलर जनरेशन है। और बैटरी जो है 14.6 वोल्ट, यहाँ पर इनका फॉल्ट जो है वो पकड़ा गया है। इस टाइम देखें कि बैटरी जो है फुल चार्ज हुई पड़ी है लेकिन 14.6 वोल्ट पे है। और यहाँ पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि बैटरी 0 एम्पेयर चार्जिंग, यानी कि बैटरी के ऊपर कोई लोड नहीं है। राइट साइड पे हमेशा लोड होता है, और चाहे ये बैटरी का लोड हो या फिर जो भी इनका आउटपुट का लोड है वो राइट साइड पे शो होता है। और लेफ्ट साइड पे या सोलर की जनरेशन के पैरामीटर्स आ रहे होते हैं या फिर बैटरी की चार्जिंग के। तो यहाँ पर जो फॉल्ट है 14.6 वोल्ट पे बैटरी को नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब है इन्होंने फ्लोट वैल्यू जो है वो सही नहीं रखी हुई और बाकी पैरामीटर्स भी इनके सही काम नहीं कर रहे। इस वजह से यहाँ पर बैटरी तो इन्वर्टर फुल शो करवा रहा है लेकिन चार्जिंग पूरी नहीं हो रही। देखते हैं चार्जिंग पूरी क्यों नहीं हो रही, इनको बैकअप पूरा क्यों नहीं मिलता। नंबर 1 पे इन्होंने एसईओ भी रखा हुआ है जो कि वापडा शेयरिंग वाला मोड है, तो मैं इसको इस तरह ही रहने देता हूँ क्योंकि इन्होंने बोला है कि मैंने मैनुअली वापडा को ऑन ऑफ करना है अपने दिल की तसल्ली के लिए। तो अपनी मर्जी से जब दिल करे मैं वापडा को चला लूँ बटन से, और जब दिल करे ब्रेकर या बटन से उसको बंद कर लूँ। तो इधर मैं एसयू भी ही रहने देता हूँ। अगर एसबीयू करूँगा तो फिर इनको प्रॉब्लम आएगी, बैटरी बैकअप पहले भी नहीं मिल रहा तो फिर मजीद कम हो जाएगा। और 2 नंबर पे इन्होंने 60 एम्पेयर रखे हुए हैं। अब इस बैटरी के लिए 60 एम्पेयर अगर आप रखेंगे तो ये हाक कंपनी की इतनी सेंसिटिव बैटरी है कि बड़ी जल्दी ख़राब होती है। मैंने अक्सर जगहों पे देखा है ये 2.5 से 3 साल से ज़्यादा नहीं चलती और बहुत ही प्यार से चलाएं तो बड़ी मुश्किल से 4 साल निकालती है, उसके बाद इस बैटरी की छुट्टी हो जाती है। और ये एम्पेयर हमेशा 30 एम्पेयर मैक्सिमम भी अगर आपने रखे हैं 30 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी भी ना रखें। और यहाँ पर जो है APL है और ये 4 नंबर पे जो है SDS, और ये यूज़र मैनुअल में भी मैंने देखा है ये जो वैल्यू है SDS की
इसमें एक ऑप्शन और भी आता है, ये सर्विस मैनुअल या यूज़र मैनुअल के अंदर मेंशन नहीं किया गया, और अगर किसी भाई को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो तो वो कमेंट में लाजमी बताए कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। 5 पे है बैटरी टाइप, यहाँ पे यूज़र कस्टम डिफाइन इन्होंने पैरामीटर किए हुए हैं, इसलिए यूएसई रखा हुआ है। 6 नंबर पे और 7 नंबर पे जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये ओवरलोड और ओवर टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे ये डिसेबल ही रखना चाहिए। और 10 पे ये जो PYL है ये भी एक नई चीज़ है, और पुराने जो इन्वर्टर्स थे उनमें ये चीज़ नहीं आ रही थी। ये इसमें PYL भी हो जाता है, PAC भी हो जाता है। चले मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही रहने देता हूँ। वैसे ये वाली वैल्यू जो 10 नंबर पे आ रही है ये भी यूज़र मैनुअल में कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं की हुई, और मुझे लगता है कि पुराने मॉडल का ही यूज़र मैनुअल उन्होंने वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है और उसमें कोई चेंजिंग नहीं की। हालांकि जो सॉफ्टवेयर है वो इस इन्वर्टर का चेंज हो चुका है, उसके मुताबिक यूज़र मैनुअल में भी चेंजिंग करनी चाहिए थी। 11 नंबर पे है बैटरी के वापडा से चार्जिंग के एम्पेयर, ये है 30। ये 30 एम्पेयर डिफॉल्ट वैल्यू है, लोग डिफॉल्ट वैल्यू पे ही यूज़ करते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि बैटरी किस टाइप की हमने लगाई है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि ये 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर से ज़्यादा कभी ना रखें। इसके बाद 12 नंबर पे है कि बैटरी को शाम को आपने कितना यूज़ करवाना है। अगर आपने नंबर 1 पे SPU मोड रखा हो तो आपने बैटरी शाम को कितने वोल्ट तक डिस्चार्ज करवानी है। ये 11 वोल्ट इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन चूंकि ये SPU मोड यूज़ नहीं करते तो इनकी 12 नंबर और 13 नंबर की सेटिंग काम नहीं करेगी। 13 पे है FUL, यानी कि जब तक बैटरी फुल चार्ज ना हो तब तक बैटरी के ऊपर लोड ना आए और वापडा चलती रहे, वापडा से लोड भी चलता रहे और वापडा से चार्जिंग अगर रखी हुई है तो वो भी चलती रहे। इसके अलावा 16 पे है SNU, ये भी डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी कि सोलर और यूटिलिटी। अगर दिन के टाइम आपने वापडा को ऑन रखा होगा तो वापडा सोलर के साथ मिल के बैटरी को चार्ज करवा रही होगी। तो अक्सर लोग इसी सेटिंग के ऊपर ही अपने इन्वर्टर को चलाए रखते हैं और 1-2 महीने के बाद उनको पता लगता है कि हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। बाज़ लोगों का बिल डबल हो जाता है, वो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि चार्जिंग उनकी वापडा से चल रही होती है। चार्जिंग वापडा से अगर बंद करनी है तो यहाँ OSO कर दें, अगर चलानी है तो CSO कर दें, यानी कि रात को सिर्फ चार्जिंग हो वापडा से। और 18 पे है बजर ऑन, यहाँ से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। 19 पे है ESP, यानी कि रिटर्न टू डिफॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन। तो ये अगर होम स्क्रीन पे बार बार जाता है तो यहाँ पर आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं। 20 पे है लाइट्स ऑन, यहाँ से लाइट्स को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। और इसके बाद 22 पे जो सेटिंग है वो अलार्म की है, तो यहाँ से आप अलार्म को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। 23 पे है बाईपास डिसेबल, इसको BYE कर देंगे तो अनेबल हो जाएगा, लेकिन ये सेटिंग इन इन्वर्टर्स में काम ही नहीं करती। 25 पे है फॉल्ट कोड रिकॉर्डिंग, ये जो है रिकॉर्डिंग ये भी नहीं चलती, और जितने भी FB21 पाकिस्तान में इन्वर्टर्स आ रहे हैं सब में ये दोनों सेटिंग्स काम ही नहीं करती, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो दिया हुआ है लेकिन हार्डवेयर उनमें नहीं है। और ये 26 पे है 14.6 वोल्ट, जो कि ट्यूबुलर बैटरी के लिए रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें इन्होंने 10 mm की केबल यूज़ की हुई है, और 10 mm की अगर केबल लगाई है तो 14.6 वोल्ट थोड़े हैं, यहाँ से फिर वोल्ट बढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप कोशिश किया करें कि 25 mm की केबल यूज़ किया करें अगर आपने ट्यूबुलर बैटरी लगाई है तो। और यहाँ पर अब मैं चेक करता हूँ कि इसमें ऑप्शन है इसको इंक्रीज करने का, लेकिन ये इंक्रीज नहीं हो रहे, ये 14.6 से ज़्यादा ऊपर जाती नहीं है। जो ओल्ड मॉडल था उसमें ये 15 वोल्ट से भी ऊपर चले जाते थे, और कुछ इन्वर्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें 16 वोल्ट या 16.5 वोल्ट तक भी चले जाते हैं। कुछ बिल्कुल हल्की कंपनियों के इन्वर्टर भी होते हैं, उनमें भी ये रेंज काफ़ी अच्छी पाई जाती है, लेकिन ये जो नया मॉडल आया है इसमें इन्होंने रेंज काफ़ी कम कर दी है। और 27 पे है फ्लोट वोल्टेज, 14.6 इन्होंने रखे हुए हैं, ये गलत वैल्यू है, यहाँ पर 13.5 रखे जाते हैं। 14.6 अगर रखेंगे तो आपकी बैटरी कट ऑफ होने के बाद चार्जिंग कट ऑफ नहीं करती, यानी कि 26 नंबर की सेटिंग जो है वो तो कट ऑफ करवा देती है जो वैल्यू उसकी रखी हुई है, लेकिन जो 27 नंबर की सेटिंग है वो कट ऑफ करने के बाद 26 के बाद वो मजीद चार्जिंग करवाए रखती है। वो चार्जिंग जिन लोगों की 1, 2, 3 एम्पेयर या 5 एम्पेयर से चलती रहती है उसकी मेन रीजन यही होती है, उन्होंने फ्लोट वोल्टेज ज्यादा रखे होते हैं जिसकी वजह से उनकी चार्जिंग स्टॉप नहीं होती। यहाँ सोलर सिस्टम ऑनर ने एक सोलर इंस्टॉलर को बुलाया था सेटिंग करवाने के लिए, तो उसने फ्लोट वैल्यू को फुल खोल दिया था और बैकअप तो इनको नहीं मिला, चार्जिंग भी बहुत तेज हो रही है, लेकिन फॉल्ट हमेशा चेक करना चाहिए कि फॉल्ट क्या आ रहा है, बैटरी की ग्रेविटी चेक करें फिर आप इसके साथ छेड़छाड़ करें, अदरवाइज जब भी छेड़छाड़ करेंगे वो आपको महंगी पड़ेगी, आपकी बैटरियां खराब हो जाएंगी। 29 पे है कि बैटरी को कहां तक डिस्चार्ज करवाना है जब लोड शेडिंग हो, तो ये 10.5 है,
5 या 6 है, इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको 10.0 कर देते हैं ताकि मैक्सिमम बैकअप मिले। थोड़ा सा बैकअप बढ़ेगा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी इसको 10 वोल्ट कर देते हैं ताकि कुछ ना कुछ इनको बैकअप मिले। और जब इन्होंने सिस्टम लगवाया था तब बहुत ज़बरदस्त बैकअप मिल रहा था, अब वो नहीं मिल रहा, 1 मंथ हुआ है सिर्फ। और यहाँ पर इक्वलाइजेशन भी इनकी इनेबल करवा देता हूँ, क्योंकि इनके इन्वर्टर में बल्क चार्जिंग जो कट ऑफ होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको हम इंक्रीज कर ही नहीं सकते। तो इसका एक जुगाड़ यहाँ पर आप लगा सकते हैं, यानी कि इक्वलाइजेशन को इनेबल करवाने के बाद इक्वलाइजेशन के वोल्टेज जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इसको आप बढ़ा दें। यहाँ पर आप इसको 15 वोल्ट तक मैक्सिमम कर सकते हैं। तो मैं इधर से इसको 15 वोल्ट कर देता हूँ, लेकिन ये सेटिंग भी तभी काम करेगी जब आप इसके टाइम और इसके इंटरवल को सेट करेंगे। यहाँ पर जो इंटरवल है वो 30 डे का है, यानी कि हर महीने में एक दफ़ा ये सिर्फ 2 घंटे के लिए एक्टिवेट होगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाया करेगी। और यहाँ पर जो डेज़ हैं 30 डेज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं इनकी बैटरी के लिए, क्योंकि बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही। तो इसको मैं यहाँ पर 7 डे या 10 डेज़ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कुछ भी वैल्यू इसकी, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि इनका रिज़ल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर जो 39 पे है इसको चेंज ना करें, और ये थी सारी सेटिंग। तो उस सेटिंग करने के बाद आपने एक दफ़ा फिर से देख लेना है कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। और यहाँ पर देखें EQ लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है इक्वलाइजेशन जो है वो इनेबल हो चुकी है और ये 2 घंटे तक इनेबल रहेगी। और जो बैटरी की कंडीशन है, फ़िलहाल मैं ग्रेविटी नहीं चेक कर रहा, लेकिन अगर आप ग्रेविटी का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप खोल के इसको देख सकते हैं। ये देखें, इसमें हल्की हल्की बॉइलिंग हो रही है, इसका मतलब है कि बैटरी फुल चार्ज है और फ्लोट वैल्यू पे है और बहुत स्लाइड करंट से फिर भी चार्ज हो रही है, लेकिन इतना स्लाइड करंट नहीं है, ये बबल्स कुछ ज़्यादा बन रहे हैं। ये 4 से 5 एम्पेयर का करंट है जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इनकी बैटरी अभी भी 4 से 5 एम्पेयर से चार्ज हो रही है कट ऑफ काम करने के बाद भी, यानी कि जो इन्होंने बल्क चार्जिंग की वैल्यू जो 26 नंबर पे रखी हुई है वो इन्वर्टर ने उसके मुताबिक बैटरी को कट ऑफ करवा दिया है, लेकिन 27 नंबर पे जो फ्लोट वैल्यू है उसके ऊपर इन्वर्टर ने इसको कंटिन्यूसली एक स्लाइड सा करंट देकर चार्ज करवाना होता है। वो अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द एम्पेयर होता है, लेकिन जब आप फ्लोट वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो वो एम्पेयर भी बढ़ जाते हैं। कुछ इन्वर्टर्स में ये सॉफ्टवेयर फॉल्ट भी आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेटिंग सही नहीं रखते, छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से ये मसला भी आता है और इसी वजह से बैटरियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर देख लें, जितने भी सेल्स हैं वो सब के सब बॉयल हो रहे हैं। और अगर सारा दिन आप बैटरी पे लोड नहीं डालेंगे और इसी तरह चार्जिंग चलती रहेगी तो आपकी बैटरियाँ जल्दी डेड हो जाएंगी। और ये हाक कंपनी की बैटरियाँ हैं, वैसे भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। कोई भी अच्छी कंपनी की बैटरी भी ले लें वो भी ख़राब हो जाती है जब आप ओवर चार्जिंग करवाएंगे, और ये इतनी भी बुरी कंपनी नहीं है। और AGS की टाल बैटरी से ये काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है। और ये जो बैटरी है इनकी अभी ये बॉयल हो रही है और अभी ये मुझे बोल रहे हैं कि इसकी चार्जिंग मैं मज़ीद इंक्रीज़ कर दूं, लेकिन अभी मैं इसकी ग्रेविटी टेस्ट करूंगा, फिर इसके जो भी वैल्यू रखनी है वो दोबारा से मैं सेट करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं HT 1800 इसका नंबर है और 2500 इसके लाइफ साइकिल्स हैं, यानी कि ये इतनी दफ़ा आप इसको चार्ज करके डिस्चार्ज भी करवा सकते हैं। और 80% एट 80% DOD, यानी कि 80% डेथ ऑफ डिस्चार्ज अगर हो तो फिर आपको 2500 लाइफ साइकिल इसका मिलेगा, यानी कि ये 100% लाइफ साइकिल नहीं है। 18% एक जो लाइफ साइकिल है वो 80% का है। 80% तक अगर आप इसको चार्ज और डिस्चार्ज करवाते हैं, यानी कि ये 2500 लाइफ साइकिल नहीं बनते अगर आप इसको 100% चार्ज और डिस्चार्ज करवाते हैं, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली कोई 2000 के राउंड अबाउट लाइफ साइकिल देगी ये वाली बैटरी। इसके अलावा इस पे लिखा हुआ है नेक्स्ट सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। और इस पे लिखा हुआ है जी जर्मन टेक्नोलॉजी, यानी कि जर्मन टेक्नोलॉजी है, और लेकिन ये पाकिस्तानियों के लिए बनी है। जैसा कि आपको पता है AGS कंपनी पे भी जापानीज टेक्नोलॉजी लिखा होता है, लेकिन उसकी जो ट्यूबुलर बैटरी की शेप में टाल बैटरी आती है वो भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। 12 वोल्ट 180 एम्पेयर आर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
तो ये 180 एम्पेयर आवर की बैटरी है, जबकि जो दूसरी कंपनीज की बैटरीज आती हैं आमतौर पे वो 185 एम्पेयर आवर की होती है, जबकि एजीएस कंपनी की जो टाल बैटरी है वो भी 180 एम्पेयर की आती है। और ये 5 एम्पेयर कंपनी इधर से भी खा गई और आपको ये सस्ती मिल जाती है। सस्ती देखकर लोग चीज़ ले लेते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इसके एम्पेयर आवर कम हैं और इसके जो डीओडी हैं वो भी कम हैं। ये चीज़ें जब पूरी होंगी तो आपको बैकअप लाजमी पूरा मिलेगा, अदरवाइज आपको बैकअप कैसे मिल सकता है। इसके अलावा 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये है कि इसको अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के एटमॉस्फेयर में रख के यूज़ करेंगे फिर ही आपको इतना बैकअप मिलेगा जितना इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सेटिंग करने के बाद एक दफ़ा फिर से स्क्रीन को चेक कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी काम है। और यहाँ पर एसी जो है वो 0 वोल्ट है, आउटपुट 230 वोल्ट है। एसी 0 जो है वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने वापडा जो इनपुट है उसको बंद किया हुआ है मैनुअली, यहाँ से ये शाम को ऑन करवाते हैं। तो अभी ये ऑफ है इसलिए 0 वोल्ट आ रहा है। और राइट साइड पे हमेशा लोड होता है, चाहे वो लोड बैटरी से चल रहा हो या किसी भी चीज़ से चल रहा हो। और लेफ्ट साइड पे जो होता है वो इनपुट होता है, ठीक है। राइट पे आउटपुट, और आउटपुट के वोल्टेज आ रहे हैं, और अगर बैटरी पे कोई लोड होगा वो भी आएगा। अब लेफ्ट साइड पे है इनपुट पीवी, ये वोल्टेज हैं सोलर के 65 अप्रॉक्सीमेटली वोल्टेज हैं। इसमें वेरिएशन होती रहती है लोड के अकॉर्डिंग। और ये 18 एम्पेयर से इनकी बैटरी जो है इस टाइम चार्ज हो रही है। इसका मतलब ये है कि बैटरी तो इनकी कट ऑफ पे थी और फिर भी ये चार्ज हो रही है, तो इसका मतलब ये बनता है कि बैटरी ओवर चार्ज हो रही है। लेकिन ओवर चार्ज करवा के भी इनको बैकअप नहीं मिल रहा, तो ये चेक करना पड़ेगा इसकी रीज़न क्या है, बैटरी में क्या फॉल्ट है और बैटरी को किस तरीके से चेक किया जा सकता है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप उस पर अमल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बैटरी को कैसे चेक किया जाता है और उसको ठीक कैसे किया जाता है। अगर उसमें ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तो फिर भी उसकी ग्रेविटी भी चेक करेंगे और ग्रेविटी पूरी करने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा। और 13.5 पे इस टाइम बैटरी है क्योंकि इसको जो फ्लोट वोल्टेज हैं वो अभी मैंने 13.5 पे किए हैं, ताकि मैं चेक करूं कि इसके जो चार्जिंग एम्पेयर्स हैं वो कम होते हैं या नहीं होते। और राइट साइड पे फिर वही अगेन वो 230 वोल्ट आउटपुट के हैं, और यहाँ पर जो वोल्टेज हैं उनमें भी थोड़ी बहुत वेरिएशन हो रही है। और ये लाइट्स भी इसकी चल रही हैं। यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी है, ये भी आउटपुट की 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, जो कि ये इन्वर्टर जो करंट बना रहा है ये उसकी है। और 9% लोड है टोटल इसकी कैपेसिटी का, यानी 1500 का 9% निकालेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 160 VA बनता है। अब इस VA को आपने पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 0.99 अप्रॉक्सीमेटली है इस इन्वर्टर का, तो ये 150 वाट बन जाता है। कुछ इन्वर्टर्स में 0.8 होता है और कुछ में 0.85 होता है, और कुछ जो है उसमें 0.9 या समथिंग होता है। और ये जो राइट साइड पे है ये बैटरी के 0 एम्पेयर्स हैं, और ये जो हैं ये चार्जिंग एम्पेयर हरगिज़ नहीं है, ये डिस्चार्जिंग के हैं। यानी कि ये लोड वाली साइड है, तो बैटरी से जो लोड है इस टाइम 0 है, बैटरी के ऊपर कोई लोड नहीं है, बैटरी इस टाइम फुल चार्ज है। और जो लोड टोटल चल रहा है वो सोलर से चल रहा है, इसका मतलब ये बनता है। और ये इसका सॉफ्टवेयर का वर्जन है। दोस्तों ये थे कुछ तरीके सोलर सिस्टम को चेक करने के। अगर आप किसी भी सोलर सिस्टम को चेक करना चाहते हैं तो हर काम स्टेप बाय स्टेप करें, हर चीज़ को आप ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन के बगैर ही जो लोग सेटिंग कर देते हैं या कोई भी काम कर देते हैं वो काम सही नहीं होता। और ऑब्जर्वेशन से ही आपको सारा कुछ पता लग जाता है क्या चल रहा है और फॉल्ट कहाँ पे है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।